नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे और आज से केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। फिर प्री के बाद में हम एथिक्स की थ्योरी उठाएंगे और केस स्टडी में आप भी पार्टिसिपेट करिएगा। मतलब आपको लगता है कुछ स्टेप्स ऐड हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो आप ऐड कीजिएगा। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज विजिंगजम पोर्ट से संबंधित, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे असम में नॉन सिटीजन्स के इशू के बारे में। और तीसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे कौन सा, फाइनेंस कमीशन से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो विजिंगजम पोर्ट के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। मान लीजिए आपका ना घर जो है 1 किलोमीटर नैरो गली में है, पतली सी गली है और 1 किलोमीटर लंबी वो गली है और बिल्कुल लास्ट में है आपका घर। तो आपकी गली से मार्केट जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या करते हो, मार्केट से कार में सामान लाते हो और गली जहां से स्टार्ट होती है वहां पे एक घर है जहां पे आपने स्कूटी खड़ी कर रखी है। आप कार से वो सामान उतार के स्कूटी पे रखते हो और फिर पतली गली में जहां पे कार एंटर नहीं कर सकती, पतली गली में स्कूटी से वो सामान आप अपने घर तक लेके आते हो। आपने क्या किया, कार से सामान लेके आए मार्केट से और गली के स्टार्टिंग में घर में आपने स्कूटी खड़ी कर रखी थी, वहां से स्कूटी निकाली, कार से सामान उतार के स्कूटी पे रखा और पतली गली जहां पे सिर्फ स्कूटी एंटर कर सकती है, स्कूटी से आप अपने घर तक सामान लेके गए। यही चल रहा था अभी तक इंडिया में पोर्ट्स पर। इंडिया में जो पोर्ट्स है ना, बड़े शिप्स हैंडल नहीं कर सकते। तो होता क्या था, दूर दराज के पोर्ट से, जैसे यूरोप से मान लीजिए सामान आता ना हमारे देश में, तो वो पहले जाता फॉर एग्जांपल कोलंबो पोर्ट पर। कोलंबो पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी थी। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, बड़े शिप से सामान उतार के, कार्गो उतार के छोटे शिप्स में भरा जाता है। आप बोलोगे सर सीधा इंडिया में क्यों नहीं लाते थे? बोला ना, इंडिया में बड़े शिप्स को हैंडल करने की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी थी। बड़े शिप से सामान उतार के छोटे शिप्स में भरा जाता था और वो छोटे शिप्स फिर इंडिया के पोर्ट्स पर पहुंचते थे। वही केस जो शुरुआत में मैंने आपको गली वाला बताया, कार से सामान उतार के स्कूटी के सारे लाया जाएगा। लेकिन अब यह समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि देखो हमने एक ऐसा पोर्ट डेवलप कर लिया है जहां पे ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब बड़े शिप्स का सामान यहां पे अनलोड हो जाएगा। हमें किसी दूसरे देश के पोर्ट पर जाने की आवश्यकता नहीं है ट्रांसशिपमेंट के लिए, यानी बड़े शिप से सामान उतार के छोटे शिप्स में भरने के लिए। तो बात कर रहे हैं विजिंगजम पोर्ट की। ये साउदर्न टिप में है, केरला में। किसने डेवलप किया है इस पोर्ट को? देखो डेवलप किया है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने, केरला सरकार के साथ मिलके, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं वाइबल गैप फंडिंग के तौर पे। मतलब वाइबल गैप फंडिंग में पैसा सरकार तब देती है जब सरकार को लगता है कि प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेटेजिक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए वाइबल नहीं है, इसलिए वो शायद बनाएगा नहीं। तो फिर इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा दे देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वाइबल गैप फंडिंग की है इस प्रोजेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्री में भी पूछा जा सकता है, ये देखो देश का ना पहला इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। डीप वाटर मतलब यहां पे ना 18 से 20 मीटर का ना नेचुरल डेप्थ है, नेचुरल ड्राफ्ट है। तो नेचुरल ड्राफ्ट है 18 से 20 मीटर का। इसका मतलब बड़े शिप्स यहां पे आसानी से आ सकते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है कि कई बार ना पोर्ट पे जब नेचुरल ड्राफ्ट नहीं होता ना, तो फिर पोर्ट में ना जो मिट्टी नीचे जम जाती है ना, उसको रिमूव किया जाता है, जिसे बोलते हैं ड्रेजिंग। सिल्ट जो जमा हो जाती है ना, जैसे नदियों में, पोर्ट में भी नीचे मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसको हटाने को बोलते हैं ड्रेजिंग। तो बड़े शिप्स आसानी से आ सकें, कई पोर्ट्स में ना ड्रेजिंग करवानी पड़ती है, नीचे से मिट्टी रिमूव करवानी पड़ती है। लेकिन विजिंगजम पोर्ट पर जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि 18 से 20 मीटर का यहां पे नेचुरल ड्राफ्ट है, नेचुरल डेप्थ है। और इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, मतलब ऐसा पोर्ट जहां पे बड़े शिप्स आएंगे और उनसे सामान अनलोड होके छोटे शिप्स पे लोड होगा। एक और चीज, ये जो पोर्ट है ना, ये देखो ईस्ट वेस्ट ट्रांसशिपमेंट रूट्स के नजदीक है। जैसे
सामान जाता है वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज में, तो उस रूट के नज़दीक पड़ता है ये पोर्ट, तो उसका भी फायदा होगा। यानी बड़ा जो इंटरनेशनल रूट है ना, उसके नज़दीक है ये पोर्ट, तो उसका बेनिफिट मिलेगा इस पोर्ट को। पहले देखो इंडिया को ना 75% अपना जो कार्गो है ना वो ट्रांसशिपमेंट करवाना पड़ता था, यानी बड़े शिप से अनलोड करवाना पड़ता था छोटे शिप्स में, कोलंबो, सिंगापुर, इन जगहों पे। लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था, $200 मिलियन से $220 मिलियन के बीच में, सामान बड़े शिप से छोटे शिप्स में अनलोड करवाने में विदेशों में। लेकिन अब ये खर्चा बचेगा क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का पोर्ट है, तो ये पैसा हमारा खर्च नहीं होगा। तो अगर इसे भी पॉइंट वाइज फॉर्म में बताऊं, विजिंगजन पोर्ट की लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। ट्रांसशिपमेंट का मतलब आपको पता लग गया, बड़े शिप से छोटे शिप्स में सामान को अनलोड करना। क्या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ या नेचुरल स्ट्रेंथ है इस पोर्ट की, वो आपको पता लग गया। 20 मीटर का नेचुरल डेप्थ है, ड्रेजिंग की जरूरत नहीं है, मतलब मिट्टी वगैरह रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ऑल वेदर पोर्ट है, साल के सभी सीजन्स में काम करेगा। ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के नज़दीक है, डेविएशन की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो पोर्ट है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। जैसे इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। सेमी ऑटोमेटेड मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ कंटेनर्स को हैंडल किया जाएगा, तो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो 30 से 40% कम होगी। नेक्स्ट चीज, रिमोट कंट्रोल्ड क्वे क्रेन्स हैं। रिमोट कंट्रोल्ड क्वे क्रेन्स ऐसी क्रेन्स होती हैं जो दूर से कंट्रोल की जा सकती हैं। ऑपरेटर को ना क्रेन कैबिन में बैठने की जरूरत नहीं होती, बस कंट्रोल रूम में कैमरा की सहायता से, मतलब वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जिस पे देखते हैं ना, तो वैसे फुटेज दिखेगी क्रेन ऑपरेटर को, और दूर से रिमोट कंट्रोल क्रेन्स को हैंडल किया जा सकेगा। फिर एआई बेस्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये देखो एक ऐसा सिस्टम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और रडार का यूज करता है शिप्स की लोकेशन को रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक करने के लिए। ये जो सिस्टम है ना, ये शिप्स को गाइडेंस देता है कि यहाँ पे चले जाइए, ये कर लीजिए। इससे पोर्ट ऑपरेशंस ईजी हो जाते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज होगी तो कंजेशन कम होगा, नेविगेशन अच्छा होगा, और टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी शिप्स आएंगे, जल्दी जल्दी सामान उतरेगा, जल्दी जल्दी चले जाएंगे, तो ये फायदा होगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं लेकिन अभी भी देखो इंडिया कितने कंटेनर हैंडल करता है। इंडिया सिर्फ 20 मिलियन TEU पर ईयर हैंडल करता है। TEU का मतलब होता है कंट्री कंटेनर थ्रूपुट, मतलब टोटल कितने कंटेनर्स हैंडल किए गए। जबकि चाइना कितना हैंडल करता है, 330 मिलियन TEU पर ईयर। यानी इंडिया पोर्ट कैपेसिटी में चाइना से काफ़ी पीछे है। तो विजिंगजम जो पोर्ट है ये उस गैप को कम करेगा, कोशिश होगी। और इसके बाद राइटर चैलेंजेस भी बताते हैं। पोर्ट देखो वैसे ही नहीं बना, बहुत सारे चैलेंजेस आए। प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मछुआरों ने प्रोटेस्ट किया, मछुआरों के प्रोटेस्ट को लैटिन चर्च ने सपोर्ट किया। नेचुरल डिजास्टर्स आए, काफ़ी साइक्लोन, फ्लड वगैरह आए। कोविड-19 की महामारी के कारण काम बंद हो गया। बट देखो फाइनली जुलाई 2024 से ऑपरेशन स्टार्ट हुए और अब तक 265 शिप्स तो आ भी चुकी हैं इस पोर्ट पर, इंक्लूडिंग मदर वेसल्स यानी बड़ी शिप्स। ये इन्वेस्टमेंट है, किसने कितना पैसा दिया जरूरी नहीं है, याद रखना। केरला गवर्नमेंट ने 5,595, अदानी पोर्ट ने 2,454, यूनियन गवर्नमेंट ने 818। ये जरूरी नहीं है, याद रखना। लेकिन देखो लास्ट का जो पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो पोर्ट तो बन गया विजिंगजम पोर्ट, लेकिन अगर देखो विजिंगजम पोर्ट के साथ में साउदर्न इंडिया में कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, मतलब साउथ इंडिया के इंटरनल एरियाज से अगर रेल वगैरह इस पोर्ट तक नहीं जाएंगी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इस पोर्ट तक, फिर इस पोर्ट का उतना फायदा नहीं होगा। यानी इंटरनल कनेक्टिविटी इस पोर्ट तक हमें इंप्रूव करनी होगी ताकि इस पोर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। हिंटरलैंड तक, मतलब साउथ इंडिया के इंटीरियर एरियाज को जोड़ना होगा इस पोर्ट से, और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना होगा। फिर राइटर ये भी बोलते हैं इस पोर्ट का जो सेकंड फेज है ना वो देखो प्लान है 2028 तक कंप्लीट होगा। इसके लिए 9500 करोड़ और इन्वेस्ट होने वाले हैं, और ये भी अदानी पोर्ट्स, सेज लिमिटेड और केरला सरकार मिलकर डेवलप करेंगी सेकंड फेज को भी। बट देखो इसके साथ साथ पोर्ट पे ना सिर्फ पोर्ट बनाना काफ़ी नहीं है, पोर्ट पे लॉजिस्टिक फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब भी डेवलप करने होंगे ताकि
इंटीग्रेटेड पोर्ट लेड डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में नॉन सिटीजन्स को डिटेन करना, क्या ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है? इस पूरे एस्पेक्ट को हम आर्टिकल में एनालाइज करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर देता हूं। आप मुझे ये बताओ, एनआरसी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये ना हमारे देश में सिटीजन्स का एक रजिस्टर है। हमारे देश में जो भी सिटीजन्स है ना, उनकी लिस्ट आपको मिलेगी एनआरसी में। जिसका नाम इस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है, मतलब वो देश का नागरिक नहीं है, वो नॉन सिटीजन है। अब देखो, असम एक ऐसा राज्य है जहां पे ना माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन खास करके काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और ख़ास करके बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश किसी समय में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान के आर्मी ने वहाँ पे बहुत अत्याचार किए थे, तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग के भारत में आ गए। कुछ आर्मी से बच के, और कई बार बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स इसलिए भी इंडिया में आ जाते हैं, उनको लगता है कि इंडिया में ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं, इंडिया में बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, इंडिया में जाना ज़्यादा सही रहेगा, तो वो इलीगल तरीके से इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन असम में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, इनकी वजह से हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी आइडेंटिटी सब खतरे में है। तो इस वजह से ना असम में स्टूडेंट यूनियंस ने ना, असम स्टूडेंट यूनियन आसू जो है ना, उन्होंने 1985 से पहले ना एक आंदोलन चलाया था कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं इनको बाहर करो। तो 1985 में एक समझौता हो गया था। समझौते में ये तय हुआ था कि मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ गया वो तो भारत में ही रहेगा, वो भारत का नागरिक रहेगा, लेकिन बाद में जो आया उसे वापस डिपोर्ट किया जाएगा। ये चीज़ तय हो गई थी 1985 के समझौते में, एग्रीमेंट में, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट, तो फिर सरकार ने इनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया था, चलो ठीक है भाई, हम ये देखेंगे कि मार्च 1971 से जो पहले आ गया वो तो भारत में रहेगा, लेकिन जो बाद में आया उसको हम डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन देखो, इस समझौते को, इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए गए काफ़ी लेट। मतलब एनआरसी अपडेट करेंगे तो पता लग जाएगा ना कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं है। तो ना फाइनली 2019 में ना समझौता हो गया था 1985 में, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि करो यार, एनआरसी को अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना फाइनली 2019 में एनआरसी की लिस्ट पब्लिश की, और इस एनआरसी को जब अपडेट किया गया ना, तो रिजल्ट ये निकला, असम में 19 लाख लोग नॉन सिटीजन पाए गए। मतलब उनको एनआरसी की लिस्ट से हटा दिया गया। इन लोगों को बोला गया कि तुम देश के नागरिक नहीं हो। देखो, इन 19 लाख लोगों का नाम जब एनआरसी में नहीं मिला, ये नॉन सिटीजन करार दे दिए गए। लेकिन 19 लाख में से ना बहुत से लोग ऐसे थे जो असम में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, बट जब उनसे प्रूफ मांगा गया कि आप ये बताओ आपके एंसेस्टर्स 1971 मार्च से पहले भारत में रहते थे, आप इस चीज का प्रूफ दो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रूफ नहीं दे पाए। राइटर कहते हैं प्रूफ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि असम देखो फ्लड प्रोन एरिया है, डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए बहुत लोगों के फ्लड के कारण, बहुत लोगों के नाम की स्पेलिंग में फर्क मिला। तो इस वजह से ना देखो 19 लाख लोगों में से कई तो सही में इलीगल माइग्रेंट थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती मिल गई, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए सिर्फ, लेकिन वास्तव में 1971 से पहले भारत में रह रहे थे, लेकिन उनका नाम भी इस 19 लाख की लिस्ट में आ गया, मतलब उनको भी नॉन सिटीजन करार दे दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, जिन लोगों को नॉन सिटीजन करार दिया गया उनका क्या हुआ? ये पूरा आर्टिकल है, लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में इसको कवर करूंगा ताकि आप उन पॉइंट्स को यूज कर सको। तो राइटर कहते हैं एनआरसी के बाद में, एनआरसी को अपडेट करने के बाद में जिन लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया ना, अब देखो उन लोगों को डिटेन किया जा सकता है डिटेंशन कैंप में, क्योंकि वो फॉरेनर हैं, वो देश के नागरिक नहीं है, वो नॉन सिटीजन है, तो इनको अब डिटेन किया जा सकता है डिटेंशन कैंप में। कौन से एक्ट के अंतर्गत इनको डिटेन किया जा सकता है? फॉरेनर एक्ट 1946 और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत इनको डिटेन किया जा सकता है।
लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है, राइटर बोलते हैं अभी देखो इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है इनके अगेंस्ट, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, बस इनको नॉन सिटीजन डिक्लेयर किया गया है और जेल भेज दिया गया। असम असेंबली में जो डेटा रखा गया उसके अनुसार 1,59,353 लोग फॉरेनर डिक्लेयर हुए हैं 2023 तक, बट 2017 से अभी तक सिर्फ 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया है और हाल ही में 13 और लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। आप पूछोगे सर जब इतने 1,60,000 के आसपास लोग फॉरेनर डिक्लेयर हो गए तो उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? यही तो क्वेश्चन राइटर पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग बस डिटेंशन कैंप में हैं। असम की सरकार डिटेंशन कैंप बना रही है लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि देखो सामने वाला देश उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। कहां डिपोर्ट करें, यही तो दिक्कत है। मतलब इनमें से ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम यहीं के हैं भाई, डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट कर सके, बांग्लादेश इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, तो डिपोर्ट वहीं करेंगे ना जो देश इन्हें लेने के लिए तैयार होगा। जब इनके कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो इनको डिपोर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज तो इनको डिपोर्ट ही नहीं किया जा सकता, कोई देश इन्हें लेगा ही नहीं। तो अब इसके बाद राइटर बताते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो अधिकार है सबको मिलता है, चाहे सिटीजन है या फिर नॉन सिटीजन है, सबको ये अधिकार दिया है हमारे संविधान ने। आर्टिकल 22 क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन आर्टिकल 22 जो है ना, एक लिमिट फिक्स करता है कब तक किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है। ये दोनों आर्टिकल्स आप समझ गए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। मतलब इन दोनों आर्टिकल्स के बेस पे देखो ये कहा जा सकता है, नॉर्मली किसी को जब जेल में डालना होता है ना, तो किसके आधार पे डाला जाता है? या तो किसी क्राइम के अगेंस्ट उसका कन्विक्शन हुआ हो, या फिर अभी गिरफ्तार किया गया है और ट्रायल चल रहा है। तीसरे नंबर पे आर्टिकल 22 के अंदर वैलिड प्रिवेंटिव रीजन होना चाहिए, जैसे डर है कि ये क्राइम करेगा तो प्रिवेंटिवली उसे डिटेन कर लिया गया, तो ये है आर्टिकल 22। लेकिन असम में जिनको डिटेंशन कैंप में रखा गया है ना, उनको सिर्फ एक ही रीजन की वजह से रखा गया है कि तुम इस देश के सिटीजन नहीं हो, इस वजह से तुम अभी डिटेंशन कैंप में रहो। राइटर बोलते हैं जिनको डिटेंशन कैंप में जाने के लिए बोला गया है ना, जो फॉरेनर डिक्लेयर हुए हैं, अब देखो वैसे लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उनके खिलाफ कोई सेंटेंस पेंडिंग नहीं है कि हाँ भाई किसी कोर्ट ने सजा सुनाई हो इतने साल की, नहीं, बस उन्हें सिर्फ डिटेंशन कैंप में रखा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, राजूबाला दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ना ये जो डिटेंशन रेजिम था ना, कि कोई क्राइम के लिए सजा नहीं हुई, कोई ट्रायल पेंडिंग नहीं है, फिर भी डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, तो इस डिटेंशन रेजिम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और पिटिशनर ने यह बोला कि देखो इनको डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है ना, कोई लेजिटिमेट पर्पज होना चाहिए, क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने पिटिशनर ने ना इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के एक जजमेंट का जिक्र किया। ऑस्ट्रेलिया में ना एक केस था NZYQ वर्सेस मिनिस्टर, 2023 का ये केस था ऑस्ट्रेलिया का। NZYQ वर्सेस मिनिस्टर 2023 का केस था। पिटिशनर ने इस केस का हवाला दिया। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने यह बोला, अगर देखो किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, अगर किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता तो उसको फिर इनडेफिनेट टाइम तक डिटेन करके मत रखिए। क्या मतलब था इस चीज का? ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने यह बोला कि भैया किसी को डिपोर्ट करना है तो करो, लेकिन अगर किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उनको इनडेफिनेट टाइम तक डिटेन करके ना रखो, फिर उनको छोड़ दो। बट देखो ऑस्ट्रेलिया के विपरीत इंडिया में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, बट उनको डिपोर्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है दूसरे देश में भेजने के लिए, तो फिर डिटेंशन का पर्पज क्या है? डिटेंशन किया जा रहा है सिर्फ डिटेंशन के लिए और कोई वैलिड पर्पज इससे सर्व नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन कैंप में रख के। राइटर बोलते हैं ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का भी वायलेशन है।
फिर ये फॉरनर ट्रिब्यूनल वाला आर्गुमेंट दिया जाता है। असम में देखो, जिन लोगों को फॉरनर डिक्लेयर करते हैं तो कौन करता है, इसके लिए वहां पे ना फॉरनर ट्रिब्यूनल है, ये क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स है ना, राइटर बोलते हैं कोर्ट नहीं है, ये क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं, लेकिन फिर भी डिटेंशन का पावर इनके ऑर्डर पे चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है, क्या इनको मतलब ट्रिब्यूनल्स को यानी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज को डिटेंशन की पावर देना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है? क्योंकि देखो, इंडियन कॉमन लॉज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिटेंशन का अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो जुडिशरी के पास में होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो ये फॉरनर ट्रिब्यूनल है, जो क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं, वो अपने पास में जो पावर है वो यूज कर रही हैं डिटेंशन का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये पावर कोर्ट के पास में होनी चाहिए। लास्ट में राइटर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70 से ज़्यादा है, जो असम में पैदा हुए, उनका घर भी वही है, लेकिन एक दिन उन्हें बोला जाता है तुम बांग्लादेशी हो और डिटेंशन कैंप में जाओगे। बट बांग्लादेश ये बोल देता है हमें नहीं पता ये बंदा है कौन, और फिर सालों तक उस 70 साल के व्यक्ति को डिटेंशन कैंप में रहना पड़ता है। तो ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंप्लीट कोलैप्स है। तो यहाँ पे एथिकल डिलेमा है स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में। बहुत सारी फैमिलीज सेपरेट हो गई, पता नहीं कब तक सेपरेट रहेंगी। देखो, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको तो भगाना ही चाहिए देश से, लेकिन दिक्कत ये है भगाया नहीं जा रहा है, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है। और राइटर बोलते हैं बहुत सारे लोग जो हैं डिटेंशन कैंप में, वो असम में ही पले बड़े हैं। तो इस इशू को ना प्रैक्टिकली सोल्व करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस का 16th फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। पहले देखो, फाइनेंस कमीशन से संबंधित एक बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 280 में इसका प्रोविजन है। हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है। काम क्या होता है, फाइनेंस कमीशन देखो रिकमेंडेशंस देता है कि टैक्स रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और विभिन्न स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू कैसे डिवाइड किया जाए, किस फार्मूले के आधार पे। इसके अलावा कौन से राज्यों को ग्रांट इन एड दिया जाए। स्टेट फाइनेंसेस जो हैं उनका भी असेसमेंट करता है फाइनेंस कमीशन। अब देखो, 16th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था 2023 में, और 2026 तक रिकमेंडेशंस देनी है 16th फाइनेंस कमीशन को, उसके बाद ये लागू हो जाएंगी 5 साल तक। अब बात करते हैं इशू क्या है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि स्टेट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज कर दिया जाए टैक्स रेवेन्यू में। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था स्टेट्स का शेयर होगा 42% और बाकी 58% शेयर मिलेगा सेंटर को। लेकिन इसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन ने 1% शेयर घटा दिया, 41% कर दिया स्टेट का और 59% कर दिया सेंटर का। ये इसलिए किया गया था क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के रूप में एक अलग राज्य बन गया था, इस वजह से यूटी बन गया था, पहले राज्य था, तो इस वजह से 1% जो शेयर था वो राज्यों का घटा दिया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आई, सेंटर ने ना डिविजिबल पूल को ही छोटा कर दिया। मतलब जो रेवेन्यू डिवाइड होना था ना सेंटर और स्टेट के बीच में, उस डिविजल पूल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोटा कर दिया। आप पूछोगे सर कैसे छोटा कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेस एंड सरचार्ज लगा दिए, और सेस और सरचार्ज का जो पैसा है ना वो डिविजिबल पूल में नहीं आता है, वो रेवेन्यू डिवाइड नहीं होता है। तो सेस और सरचार्ज का पैसा डिवाइड होगा ही नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा सेस और सरचार्ज से। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, और सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर ही लगता है, लेकिन सेस लगता है पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए हेल्थ सेस, लेकिन सरचार्ज का पर्पज डिफाइन नहीं होता, होते दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स हैं। यहां पे डेटा दिया जाता है राइटर के द्वारा 2011-12 में ना, 2011-12 में टोटल जितना सरकार को, जितना भी रेवेन्यू हासिल हुआ ना सरकार को, सेस सरचार्ज सब मिला के, यानी ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का
ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का 88.6% डिविजिबल पूल था। डिविजिबल पूल मतलब टोटल जितना भी पैसा मिला ना गवर्नमेंट को, उसमें से 88.6% डिवाइड करने के लिए था स्टेट और सेंटर के बीच में। यानी 100 रुपए हासिल हुए तो 88.6 डिवाइड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। अब क्या सिचुएशन है 2021-22 में ना, सिचुएशन ये आ गई 100 रुपए अगर गवर्नमेंट को मिले हर प्रकार के टैक्स से, तो उसमें से सिर्फ 78.9 रुपए जो है वही डिवाइड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। तो स्टेट बोल रहे हैं ये तो देखो चीटिंग है, चीटिंग करता है, ऐसा स्टेट बोलते हैं, क्योंकि आपने वो डिवाइड होने वाला जो पूल है उसे ही छोटा कर दिया। अब आप मान के चलो, अब मिलते हैं मान लो 41% स्टेट्स को, तो पहले 2011-12 में 88.6 का 41% ज्यादा था, अब 78.9 का 40% तो ऑटोमेटिकली छोटा है। इसलिए कुछ स्टेट्स अब डिमांड कर रहे हैं कि देखो टोटल जो डिवाइड होता है ना स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट्स को मिलना चाहिए 50% और सेंटर को मिलना चाहिए 50%। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या फाइनेंस कमीशन इस 50% वाली मांग को मान लेगा? आंसर है नो। क्या दिक्कत है? देखो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे फिस्कल प्रेशर ऑलरेडी काफी ज्यादा है। स्टेट्स ऑलरेडी स्पेंड करते हैं 60% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर स्टेट्स का शेयर और बढ़ाया गया तो फिर सेंटर की स्कीम्स का क्या होगा? तो फिर इस मामले में सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है, टाइड वर्सेस अनटाइड फंड का जो बैलेंस है ना वो सुधारो। आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आया, अच्छे से समझाओ क्या करना क्या है। टाइड और अनटाइड बैलेंस का कैसे सुधारें? सबसे पहले आप ये समझिए टाइड फंड कौन से होते हैं। टाइड फंड जो स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या फिर स्वच्छ भारत अभियान है, सिर्फ इन्हीं स्कीम्स के लिए ये पैसा यूज हो सकता है, ये है टाइड फंड। अनटाइड फंड कौन सा होता है? स्टेट्स खुद डिसाइड करते हैं कहां पे खर्चा करना है, यानी किसी स्कीम के साथ में फंड अटैच नहीं होते हैं, स्टेट अपनी मर्जी से कहीं पे भी खर्च कर सकता है, ये होते हैं अनटाइड फंड्स। तो क्वेश्चन ये उठता है, अगर अनटाइड फंड्स बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा? जाहिर तौर पे स्टेट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, हर स्टेट अपनी लोकल प्रायोरिटीज पे फोकस कर पाएगा, अपनी सुविधा के हिसाब से फंड खर्च कर पाएगा। बट दिक्कत यहां पे एक है, क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ना बहुत सारे स्टेट के काम भी करती है, जैसे आपको बताऊं हेल्थ है, एजुकेशन है। अब यहां पे इन एरियाज में आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है। कायदे से ये काम स्टेट के हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए काम करता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है और उस स्कीम में कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ये जो पैसा है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाला, ये सेंटर अपनी जेब से नहीं देता। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा उधार लेती है और स्टेट को ग्रांट दे देती है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल स्ट्रेस पड़ता है। काम वैसे स्टेट का था, हेल्थ स्कीम या एजुकेशन स्कीम, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें पैसा शेयर हुआ स्टेट और सेंटर के बीच में। सेंटर ने अपनी जेब से नहीं दिया, उधार लेके ग्रांट दे दिया स्टेट को। अब सेंटर को देखो इससे होता क्या है, अपने खुद के काम के लिए पैसा नहीं बचता। तो फिर क्या फाइनेंस कमीशन 50% शेयर देगा स्टेट्स को? क्यों? क्योंकि सेंटर बोलता है देखो हम ऑलरेडी इतनी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रहे हैं, तो फिर स्टेट का शेयर क्यों इंक्रीज किया जाए? फिर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं देखो स्टेट्स इतनी ज़्यादा इनकम ट्रांसफ़र स्कीम लॉन्च कर देता है जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे 14 स्टेट्स ने ना इनकम ट्रांसफ़र स्कीम लॉन्च की, जैसे लाडली बहना पैसे मिलते हैं अकाउंट में जाते हैं सीधा, किसानों को पैसा मिलते हैं, कालिया स्कीम उड़ीसा ने लॉन्च की, ये रैतु बंधु ये शायद तेलंगाना लॉन्च की थी। एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि इन स्कीम्स का टोटल बर्डन ना जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.6% है। तो ये स्कीम्स देखो वैसे पॉपुलर भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल ज़्यादा हैं, राजनीतिक लाभ के लिए ये स्कीम्स ज़्यादा लॉन्च की गई। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इन स्कीम्स के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? या तो देखो दूसरी स्कीम्स का जो पैसा है वो कट कर लिया गया है, या फिर लोन लिया गया है इन स्कीम्स के लिए पैसा देने के लिए। तो ये तो चिंता की बात है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या
अनटाइड फंड से हर स्टेट इक्वल सर्विस दे पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, बिहार की पर कैपिटा स्पेंडिंग हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू तमिलनाडु या केरला। अगर बिहार को अनटाइड फंड दिए जाएं जो अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकता है, तो क्या बिहार एजुकेशन या हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा या फिर फ्री बिजली पानी में वो पैसा उड़ा देगा? यानी अनटाइड पैसा देने से इक्विटी आएगी या नहीं, ये फाइनेंस कमीशन को एनालाइज करना होगा। अब आता है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम भूल गए हैं। लोकल बॉडीज जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनका जो शेयर है टोटल पब्लिक स्पेंडिंग में देखो बहुत कम है। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें जैसे चाइना से, साउथ अफ्रीका से, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा है। इंडिया में थर्ड टियर रिसोर्स और फंक्शंस दोनों से एक वंचित हैं। तो बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर स्टेट्स को ज्यादा अनटाइड पैसा मिलेगा तो क्या वो अपने लोकल बॉडीज को पैसा देगा? अभी तक का जो स्टेट्स का रिकॉर्ड है वो बहुत प्रोमिसिंग नहीं है, ज्यादा पैसा देते नहीं है स्टेट्स पंचायत को। तो फाइनेंस कमीशन को ना ये सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। स्टेट्स की जो डिमांड है कि हमें ज़्यादा पैसा दिया जाए, वो जेन्युइन है या पॉपुलिस्ट है? अनटाइड फंड बढ़ाने से इक्विटी बढ़ेगी या मिसयूज होगा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रैशनलाइजेशन हो या ना हो? लोकल लेवल पे एम्पावरमेंट कैसे किया जाए? सेंटर की बोरोइंग और स्टेट का फ्रीबीज दोनों के बीच में बैलेंस कैसे इस्टाब्लिश किया जाए? तो इन सब पे डिसीजन लेना होगा फाइनेंस कमीशन को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद केस स्टडी देख लीजिए। केस स्टडी वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से देख लीजिए, मैं ब्रीफ में आपके लिए पढ़ देता हूं। आप देखो, एक जूनियर ऑफिसर हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक दिन रेड होती है एक बड़े बिजनेसमैन के ऊपर और टीम के हेड हैं मिस्टर ए। आप भी देखो उसी टीम में हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रूफ लग रहा है टैक्स इवेजन का कि जानबूझ के पैसा बचाया गया है टैक्स का, बुक्स को मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन देखो थोड़ी देर में ना मिस्टर ए जो है यानी आपके जो हेड हैं रेड में, वो बिजनेसमैन के साथ में ना एक मीटिंग करके आते हैं साइड वाले रूम में चुपके से, और बाहर निकल के ये बोलते हैं कोई प्रूफ नहीं मिला है, चलिए चलते हैं, क्लोज द केस, कुछ नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? समझ रहे हो क्या करोगे? देखो, एक इनकम टैक्स रेड ना तब होती है जब गवर्नमेंट के पास में ना स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है कि पैसा बचाया गया है या फिर पैसा छुपाया गया है, और रेड के दौरान ना प्रॉपर सारे एसओपी फॉलो करने होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इस केस स्टडी में ना हम स्टेक होल्डर ढूंढते हैं कौन कौन है। स्टेक होल्डर हैं सबसे पहले मिस्टर ए जो टीम के हेड हैं, जूनियर ऑफिसर जो आप खुद हो, बिजनेसमैन जिसके घर में छापा पड़ा है, इवन गवर्नमेंट एंड पब्लिक भी स्टेक होल्डर हैं क्योंकि टैक्स रेवेन्यू में पैसा कम गया टैक्स चोरी की वजह से। कुछ फैक्ट्स या फाइंडिंग इस केस में। फैक्ट्स देखो, जैसे फाइल या डॉक्यूमेंट जो डिसाइड करेंगे कि वास्तव में टैक्स चोरी हुई है या नहीं हुई है। साइड रूम मीटिंग, ये भी एक फैक्ट है, साइड रूम मीटिंग हुई और उसके बाद आपके हेड ने केस बंद करने के लिए कहा। वैल्यूज़ कौन सी इन्वॉल्व है? वैल्यूज़ इन्वॉल्व है सबसे पहले इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब गलत के सामने झुकना, एक प्रकार से आपको पता है आपका बॉस गलत कर रहा है फिर भी आप झुक रहे हो, यानी आपकी इंटीग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी यानी पर्सनल बायस के डिसीजन लेना। प्रोबिटी, हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में अकाउंटेबिलिटी यानी पब्लिक के सामने जवाबदेही। फिर है करेज, करेज भी इन्वॉल्व है वैल्यू इसमें। करेज मतलब सही के लिए स्टैंड लेना। और सबसे लास्ट में पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब देश हित में काम करना। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इन्वॉल्व हैं। अभी इस केस स्टडी में ये पूछा गया है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और जस्टिफिकेशन भी दीजिए आपके कोर्स ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहले तो देखो, आप इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखा सकते हो। आप जैसा ही आपका बॉस बोले कि कुछ मिला नहीं है, केस क्लोज कर दो, तो तुरंत आप फाइल्स वगैरह दिखा सकते हो और बता सकते हो कि देखो सर डिस्क्रिपेंसीज हैं, अनडिक्लेयर्ड इनकम क्लियरली दिख रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट मिसमैच है, बिनामी ट्रांजैक्शंस का ट्रेल दिख रहा है। तो इससे होगा क्या, आपका जो बॉस है जिसने केस क्लोज करने के लिए कहा है उस पर सोशल प्रेशर क्रिएट होगा। और एक ऑफिसर अकेला देखो कुछ नहीं कर सकता, टीम
कोलेक्टिवली अगर रेसिस्ट करे तो इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए बाकी जो आपके कोलीग्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं आपके, उनको भी बोला जा सकता है कि देखो हमें मिल के रेसिस्ट करना चाहिए। तो सारी टीम रेसिस्ट करेगी तो अकेला बॉस कुछ नहीं कर सकता। फिर भी देखो अगर मिस्टर ए इग्नोर कर दे टीम के स्टैंड को, तो फिर हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कीजिए। फिर कॉन्फिडेंशियली इस मैटर को ना चीफ कमिश्नर या फिर सीबीडीटी तक रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यह स्टेप केयरफुली लेना होगा, प्रूफ होना चाहिए और रिटर्न कम्युनिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट का ट्रेल होना चाहिए। यह किया जा सकता है। और लेकिन देखो ये कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगे ना तो इसमें ना आपका नुकसान भी हो सकता है। सीधी सी बात है, मिस्टर ए पावरफुल ऑफिसर हो सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, मेंटल प्रेशर आपको दिया जा सकता है, लेकिन यही तो आपके एथिक्स का टेस्ट है। क्या आप सच के लिए स्टैंड ले सकते हो या नहीं ले सकते। अशोक खेमका जैसे ऑफिसर्स हैं जिनका 85 बार जिनका ट्रांसफर किया गया, लेकिन उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया। तो ये आपका टेस्ट है कि जब आप पे प्रेशर आए, सच का साथ देना हो, तो आप कितना खरा उतरते हो वैल्यूज के लिए। और ये आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कुछ करके आप एक प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू से देखो देश को फायदा होगा, और अपनी इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज होने से रोक रहे हो। फिर आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो कि जूनियर ऑफिसर भी करेज दिखाए तो भी देखो मतलब मामले को ठीक ढंग से टैकल किया जा सकता है। और अकाउंटेबिलिटी भी आप डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आप शो कर रहे हो कि संविधान ने आपको सच बोलने का हक दिया है। वे फॉरवर्ड में क्या बोलोगे। देखो करप्शन की वजह से सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, क्रोनी कैपिटलिज्म भी बढ़ता है, जहां पैसा और पावर इलीगल अलायंस बनाते हैं, देश को खोखला करते हैं। तो जूनियर ऑफिसर का एक्शन बिल्कुल बेशक छोटा लग सकता है, लेकिन इंपैक्ट इसका काफी बड़ा होगा। तो ये केस स्टडी है, आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। लास्ट में देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने फाइनेंस कमीशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया कि क्या किया जाए, स्टेट्स तो ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो क्या स्टेट्स का शेयर इंक्रीज किया जाए। सेंटर बोलेगा हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं अनटाइड फंड्स इंक्रीज कर दिया जाए। तो राइटर बोलते हैं अनटाइड फंड इंक्रीज हो गया तो कुछ स्टेट जैसे बिहार हैं वो फ्री बिजली पानी ज़्यादा दे देंगे, एजुकेशन हेल्थ पर खर्च नहीं करेंगे, ये दिक्कत है। तो फिर इन सब के क्वेश्चंस के आंसर फाइनेंस कमीशन को खोजने होंगे। फिर एक आर्टिकल हमने नॉन सिटीजन से संबंधित डिस्कस किया कि असम में बहुत सारे नॉन सिटीजन्स जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है, जिनको ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर किया है, वो डिटेंशन कैंप में है, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि कोई देश उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर मामला सामने आया था, तो वहाँ की कोर्ट ने बोल दिया था अगर देखो किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता तो फिर उसको डिटेंशन कैंप में रखने का फायदा नहीं है, कोई पर्पज ही सर्व नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21, 22 दोनों का वायलेशन है। बट हमारे देश में ऐसा हो रहा है, और जो ट्रिब्यूनल डिटेंशन का ऑर्डर दे रही हैं वो भी देखो कोर्ट्स के बराबर तो नहीं है। क्या उनके पास जो पावर है संविधान ने उनको पावर नहीं दी है, तो ये क्या गलत नहीं है। फिर देखो विजिंगजम पोर्ट से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट 20 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट है, बड़े शिप्स आ सकते हैं, ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के नज़दीक है, बहुत फ़ायदा होगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे सेमी ऑटोमेटेड और एआई बेस्ड ट्रैफिक वेसल मैनेजमेंट, और जो क्रेन है वो भी बढ़िया है, दूर से रह के क्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है हर चीज़ में स्पोर्ट्स से। लास्ट में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको 16th फाइनेंस कमीशन से संबंधित अटैम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।